सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वेल्डर ट्रेड थ्योरी में आज ये एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन है एनसीवीटी 2017 सेमेस्टर 2 का। ये आपके आने वाले एनुअल एग्ज़ाम के लिए और जो आप सीआईटीएस का एंट्रेंस दे रहे हैं उन सब के लिए, जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं वेल्डर ट्रेड से, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ये आपका क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज करेक्टराइज्ड बाई, यानी जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है उसको हम किस चीज़ से करेक्टराइज्ड करते हैं? हाई वोल्टेज करंट, स्मूथ बीट्स, डीप पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ दीज। तो जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मिग वेल्डिंग? मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो चार ऑप्शन यहाँ पे। आर्क इज नॉट विजिबल टू द ऑपरेटर, हाई वेल्डिंग स्पीड, नो स्लैग टू बी रिमूव्ड, साउंड वेल्ड्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है मिग वेल्डिंग के बारे में। तो साउंड वेल्ड भी होता है, हाई वेल्डिंग स्पीड भी मिलती है हमको, कोई स्लैग रिमूव नहीं करना होता क्योंकि हम सील्डिंग गैस यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है आर्क इज नॉट विजिबल टू द ऑपरेटर, यानी आर्क जो है वो ऑपरेटर को दिखती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेस रिफर्स टू हाउ फिलर मेटल इज डिपोजिटेड टू द बेस मेटल टू फ्रॉम द वेल्ड बीड। मेटल ट्रांजिट, मेटल ट्रांसपोर्ट, मेटल ट्रांसफ़र, मेटल ट्रांजिशन। यानी यहाँ पूछ रहा है कि जो बेस मेटल है उसके ऊपर फिलर मेटल किस तरह से डिपॉजिट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मेटल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द सुटेबल सील्डिंग गैस फॉर मिग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम? अगर हम एल्यूमिनियम की मिग वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो सुटेबल सील्डिंग गैस क्या होती है? तो एल्यूमिनियम के लिए जो सबसे सुटेबल सील्डिंग गैस होती है हमारी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सील्डिंग गैस इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील बाई गैस मेटल आर्क वेल्डिंग? अगर हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी GMAW मिग वेल्डिंग भी जिसे हम बोलते हैं कर रहे हैं माइल्ड स्टील का, तो वहाँ पे सील्डिंग गैस हम कौन सी रखेंगे? तो अगर माइल्ड स्टील है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सील्डिंग गैस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड्स ऑन जनरेशन ऑफ हीट एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्जिंग प्रेशर, जनरेशन ऑफ हीट, ओमिक रेजिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ फोर्जिंग प्रेशर। तो जो स्पॉट वेल्डिंग है वो हमारा डिपेंड करता है जनरेशन ऑफ हीट यानी जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस पर, और एप्लीकेशन ऑफ फोर्जिंग प्रेशर, साथ में हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्पॉट वेल्डिंग होती है। तो राइट आंसर आपका जनरेशन ऑफ हीट एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्जिंग प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ वेल्ड मेटल सॉलिडिफाइज बिफोर द गैस इंट्रैप्ड इन इट कैन escape द डिफेक्ट कॉज्ड विल बी। अगर आपका जो वेल्ड मेटल है वो सॉलिडिफाई यानी कि सॉलिड हो जा रहा है, उसके अंदर जो गैस इंट्रैप्ड है उसके पहले ही, तो जो डिफेक्ट है वो क्या होगा? गैस निकल नहीं पाई और वो सॉलिडिफाई होने लगा, तो डिफेक्ट आपका आएगा पोरोसिटी। जो गैस इंट्रैप्ट हो गई उसकी वजह से आपकी वेल्डिंग में पोरोसिटी आएगी, जिसको हम बोलते हैं सरंध्रता। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लक्स इन द फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड कंटेन्स डीऑक्सीडाइजर्स, दियर फंक्शन इज टू रिएक्ट विद स्पेस प्रेजेंट इन द वेल्ड एरिया एंड फॉर्म हार्मलेस कंपाउंड। तो जो फ्लक्स कॉर्ड आर्क वेल्डिंग में हम डीऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं, इसका काम होता है कि जो वेल्ड एरिया में ऑक्सीजन है उसके साथ ही कंबाइंड हो जाता है और कोई भी हार्मलेस कंपाउंड नहीं बनने देता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका C, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 4 मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफर इन GMAW, व्हिच वन इज कंसीडर्ड लीस्ट डिजायरेबल? जो GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है उसमें मेटल ट्रांसफ़र के 4 मोड्स होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपका सबसे लीस्ट डिजायरेबल यानी सबसे कम कौन सा पसंद किया जाता है? ग्लोबुलर, शॉर्ट सर्किटिंग, स्प्रे, पल्स स्प्रे। राइट आंसर है आपका ग्लोबुलर। ये पसंद नहीं किया जाता क्योंकि इसकी वजह से स्पैटरिंग और ये सारी चीज़ें वेल्डिंग में हो जाती हैं इस मोड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग यूजेज स्पेस इलेक्ट्रोड्स। तो जो सीम वेल्डिंग होती है उसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो डिस्क टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथ फायर? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो हीट है वो ब्लैक स्मिथ यानी लोहारगिरी फायर से जनरेट की जाती है, उसकी भट्टी में जनरेट की जाती है? फोर्ज वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग। राइट आंसर आपका फोर्ज वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज इट नेसेसरी टू अप्लाई प्रेशर इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग? तो जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है उसमें प्रेशर नेसेसरी नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नो।
क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द यूज ऑफ फ्लक्स, टिग, मिग, SAW, MAG। तो यहाँ पे जो फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होता है SAW में, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का रिक्वायरमेंट होता है, बाकी टिग, मिग और मैग में आपका फ्लक्स की यहाँ सील्डिंग गैस यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज एन इनर्ट गैस एज यूज्ड इन MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो जो सील्डिंग गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, उसका पर्पज होता है कि वो किसी भी गैस के साथ या किसी से केमिकली रिएक्ट ना करे और उससे कोई भी एलिमेंट ऐसा ना प्रोड्यूस हो जो वेल्ड की क्वालिटी को इफेक्ट डाले वेल्ड की क्वालिटी पे। तो राइट आंसर आपका सी, अ गैस दैट डज नॉट केमिकली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू हेल्प प्रोड्यूस अ क्वालिटी वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है द फ्लक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हैज। तो जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है उसमें फ्लक्स जो होगा उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मीडियम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इसमें से इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे है इट रिजल्ट्स इन कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द वेल्ड, इट रिजल्ट्स इन लो टफनेस ऑफ द वेल्ड, इट इज़ रन इन वर्टिकल पोजीशन, इट्स वेल्डिंग स्पीड इज स्लो। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी कि इट्स वेल्डिंग स्पीड इज स्लो, जबकि ये सबसे तेज वेल्डिंग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग विल हैव अ टेम्परेचर ऑफ 2400 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस, 6100 डिग्री सेल्सियस या 1600 डिग्री सेल्सियस। तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है उसमें जो आर्क के पास का टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 6100 डिग्री सेल्सियस तक यानी 6100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो इसका वेल्डिंग टेम्परेचर रेंज है वो लगभग 3400 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच स्टेटमेंट अप्लाइज टू थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग के लिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई होगा। इट इज हजार्डस ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, वंस दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड इट कैन नॉट बी स्मूथेंड, दिस प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ पोर्टेबल फाउंड्री, ऑल ऑफ दीज। तो जो थर्मिट वेल्डिंग है इसमें राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड हीट अप्लाइड टू द जंक्शन एंड EMF इज प्रोड्यूस्ड, दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन थर्मोकपल टू मीजर। तो हमारा जो थर्मोकपल है वो टेम्परेचर मीजरमेंट यानी तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट ऑफ द मेटल विल। अगर कोई कार्बन कंटेंट हम किसी मेटल में बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, इंप्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस, रिड्यूस वेल्डेबिलिटी, बोथ A एंड C। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर कार्बन कंटेंट आप किसी मेटल में बढ़ा रहे हैं तो उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगी। एक सर्टेन टाइम तक आप अगर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ब्रिटल हो जाएगा, और अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो हमको वेल्डिंग करने में भी कठिनाई फेस करनी पड़ती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका होगा बोथ A एंड C। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डज द टर्म रिपल रिफर्स टू एज रिगार्ड्स वेल्डेड जॉइंट, शेप ऑफ वेल्ड बीड, डिप्रेशन इन बेस मेटल, डेप्थ ऑफ फ्यूजन इन मेटल, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू मेटल। तो जो रिपल है वो वेल्डेड जॉइंट में उसका होता है शेप ऑफ वेल्ड बीड। क्वेश्चन नंबर 22 है हीटिंग ऑफ अ जॉइंट इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग इज कॉल्ड, प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग, लेट हीटिंग या डिलेड हीटिंग। तो जो आफ्टर वेल्डिंग हम हीटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट हीटिंग या पश्चातापन। क्वेश्चन नंबर 23 है द ओरिजिनल मेटल बीइंग जॉइंड बाय वेल्डिंग इज कॉल्ड, रॉ मेटल, बीड मेटल, बेस मेटल या फिनिश्ड मेटल। राइट आंसर आपका यहाँ पे बेस मेटल। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर सम शॉर्ट टर्म सिम्टम्स ऑफ आर्क आई आर वेल्डर्स फ्लैश। अगर आर्क आई या वेल्डर फ्लैश का शॉर्ट टर्म सिम्टम क्या क्या है, ड्राई आई बॉल्स, एक्सट्रीम आई पेन, हेडेक, नौसिया, इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, एक्सेसिव विंकिंग या ब्लाइंडनेस। तो राइट आंसर आपका बी, एक्सट्रीम आई पेन, हेडेक या नौसिया। क्वेश्चन नंबर 25 है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ नॉन कंज्यूमेबल सिलेंड्रिकल टूल इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। राइट आंसर है यहाँ पे आपका बी, फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग। इसमें हम फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट करते हैं, एक प्रोब होता है जो सिलेंड्रिकल टूल होता है, उससे हम उसको प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके फिर वेल्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है क्रैकिंग इन वेल्ड मेटल कैन ऑकर ड्यूरिंग वेल्डिंग, आफ्टर द वेल्ड मेटल हैज कूल टू रूम टेम्परेचर, ड्यूरिंग द वेल्ड हीट ट्रीटमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो जो क्रैक्स हैं वेल्डिंग मेटल में वो हमारा इन तीनों सिचुएशन में कभी भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 है द नीड फॉर प्री एंड पोस्ट हीटिंग कार्बन स्टील्स में बी इंडिकेटेड बाई। जो प्री और पोस्ट हीटिंग कार्बन स्टील की है वो हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं कार्बन इक्विवेलेंट या कार्बन तुल्यांक से।
आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 28 है द टेस्ट मेथड यूज टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्पॉट वेल्डेड जॉइंट इज शियर टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, बेंड टेस्ट या रेडियोग्राफी टेस्ट। तो जो स्पॉट वेल्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हमको करना होता है शियर टेस्ट। राइट आंसर आपका ए, शियर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है इन द वेल्डिंग प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ अ वेल्डिंग जॉइंट टू इंश्योर कंप्लीट पेनिट्रेशन अपॉन वेल्डिंग फ्रॉम दैट साइड इज कॉल्ड। कभी कभी जब हम वेल्डिंग करते हैं ज़्यादा थिक मेटल होता है तो हम एक साइड से जब वेल्डिंग कर देते हैं तो जो अपोजिट साइड होता है उसका उधर से हम कुछ मेटल को रिमूव करते हैं और उधर से हम फिर उस साइड से वेल्डिंग करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए हमारी वेल्डिंग में पेनिट्रेशन जो है वो पूरा हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, डी वेल्डिंग, बेवेलिंग, बैक गाउजिंग या जॉइंट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि जैसे हमने वेल्डिंग किया, यहाँ हमने वेल्डिंग किया, फिर हमने बैक से, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने बैक से क्या किया, इसको कट किया। स्टेप 2 में आप देख सकते हैं हमने क्या किया, उसको बैक गाउज किया, यहाँ से मेटल को रिमूव किया और उसके बाद हमने लास्ट वाले फिगर स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि हमने उसको फिर से पूरा वेल्ड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं बैक गाउजिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है इन अ वेल्डेड जॉइंट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द वेल्ड फेस इज। तो जो रूट से वेल्ड फेस तक की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट। क्वेश्चन नंबर 31 है द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल दैट हैज़ नॉट बीन मेल्टेड बट हुज माइक्रोस्ट्रक्चर हैज़ बीन अल्टर्ड बाय हीट ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड। यानी वेल्ड बेस मेटल का वो पोर्शन जिसको कि हमने मेल्ट नहीं किया लेकिन उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो हीट, वेल्डिंग की हीट की वजह से चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जोन को, उसको हम बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। क्वेश्चन नंबर 32 है इन अ बेंड टेस्ट व्हेन द फेस ऑफ द स्पेसिमेन इज इन टेंशन एंड द रूट इज इन कंप्रेशन द टेस्ट इज कॉल्ड। अगर हम कोई बेंड टेस्ट कर रहे हैं तो जो फेस है स्पेसिमेन का वो टेंशन यानी तनाव में हो और जो उसका रूट है वो कंप्रेशन यानी कंप्रेसिव अवस्था में हो, तो उसको हम उस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं फेस बेंड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है स्लैग इंक्लूजन में बी प्रेजेंट इन। स्लैग इंक्लूजन किस वेल्डिंग में प्रेजेंट होता है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मैनुअल मेटल आर्क वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 34 है द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ अ वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज टू। जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, तो उसका मेन पर्पज होता है कि वेल्डर की स्किल को टेस्ट करना, टेस्ट द स्किल ऑफ द वेल्डर। तो राइट आंसर आपका होगा टेस्ट द स्किल ऑफ द वेल्डर। क्वेश्चन नंबर 35 है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ अ फैब्रिकेटेड आइटम ऑफ हाई क्वालिटी एप्लीकेशन शुड कवर इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़। जो फैब्रिकेटेड आइटम होते हैं जिनको हमको क्वालिटी मेंटेन करनी है हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस के लिए जो हैं, तो उसमें हमको इंस्पेक्शन एक्टिविटी जो है वो कैसी रखनी चाहिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद, बिफोर वेल्डिंग ओनली, आफ्टर वेल्डिंग ओनली या ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग ओनली। तो राइट आंसर होगा आपका बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच मैकेनिकल टेस्ट कैन बी यूज टू मेजर द टफनेस ऑफ वेल्ड मेटल HAZ यानी हीट अफेक्टेड जोन एंड पेरेंट मेटल। ऐसा कौन सा मैकेनिकल टेस्ट है जो वेल्ड मेटल की टफनेस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, माइक्रो एग्जामिनेशन, निक ब्रेक टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट एंड 4P इम्पैक्ट टेस्ट। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे डी, 4P इम्पैक्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है यूनिट ऑफ पावर इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जो वाट है ये आपका पावर का यूनिट है, वोल्ट आप वोल्टेज मेजर करते हैं, एम्पियर में आप करंट मेजर करते हैं और ओम में आप रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, NDT। इसमें से NDT कौन सा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब जिसमें हमारा स्पेसिमेन ब्रेक नहीं होता है, इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट यानी MPT है ये हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, सिंगल पास वेल्डिंग ऑफ थिक जॉइंट्स, लो डिस्टॉर्शन, नैरो हीट अफेक्टेड जोन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 है यूजिंग ऑयल और ग्रीस ऑन एन ऑक्सीजन रेगुलेटर इज लाइकली टू। ऑक्सीजन रेगुलेटर के ऊपर अगर आप ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है तो उससे क्या क्या हो सकता है, कॉज ग्रीस टू बर्न, कॉज द रेगुलेटर टू बर्न, कॉज द सिलेंडर टू एक्सप्लोड, ऑल ऑफ दीज। तो अगर उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा है तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी यहाँ के आपका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41 है द वेल्डिंग प्रोसेस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग आर सिमिलर इन दैट बोथ आर आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस, बोथ आर शील्डिंग, बोथ यूजेस शील्डिंग गैसेस,
बोथ यूज अ ग्रैनुलर फ्लक्स विच बिकम्स मोल्टेन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बोथ आर आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द IG यहाँ पे लिखा 1G होगा, इन द 1G पोजीशन फॉर वेल्डिंग पाइप्स द पाइप मस्ट बी। तो जो पाइप वेल्डिंग की 1G पोजीशन होती है उसमें आपका पाइप हॉरिजेंटल अवस्था में होना चाहिए, यानी क्षैतिज अवस्था में रखा होना चाहिए। पाइप को आप हॉरिजेंटल एक्सिस के थ्रू रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जो वेल्डर की पोजीशन होगी इसमें, जो वेल्डिंग कर रहा है उसकी पोजीशन फिक्स होगी। इसमें हम पाइप को रोटेट करेंगे, हमारा वेल्डर मूव नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं 1G पोजीशन। तो हमेशा क्या होगी, पाइप की जो पोजीशन है वो हॉरिजेंटल होगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सर्किल यूज्ड इन अ वेल्डिंग सिंबल मीन्स दैट वेल्डिंग इज। तो जो वेल्डिंग सिंबल में अगर सर्किल यूज हुआ है तो उसका मतलब होता है हमको जॉइंट के चारों तरफ वेल्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ इज द थिकनेस ऑफ थिन मेटल शीट्स मेजर्ड, बाय माइक्रोमीटर, बाय गेज, बाय कैलिपर, ऑल ऑफ दीज। तो जो थिन शीट्स होती हैं उनको हम इन तीनों चीज़ों से मेजर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45 है, द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ वेल्ड इज कॉल्ड एज। तो जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी टाइप के वेल्ड को, उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग सिंबल या वेल्ड सिंबल। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ रूट बेंड टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द अमाउंट ऑफ वेल्ड, डक्टिलिटी, एलोंगेशन, हार्डनेस, पेनिट्रेशन। तो जो रूट बेंड टेस्ट है वो वेल्ड की डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए, उससे हमको डक्टिलिटी टेस्ट कर सकते हैं वेल्ड की। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हेन टेस्टिंग पार्ट्स विद मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट इट इज़ बेस्ट टू मैग्नेटाइज द पार्ट। जब आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किसी पार्ट की कर रहे हैं तो किस पार्ट को मैग्नेटाइज करना सबसे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे, विद AC व्हेनेवर पॉसिबल, विद DC व्हेनेवर पॉसिबल, विद एन एम्पेरेज ऑफ एटलीस्ट 100 एम्पियर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ए, इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्रिक्शन वेल्डिंग इज सुटेबल टू वेल्ड। तो जो फ्रिक्शन वेल्डिंग है इसमें हमारा एक पोर्शन फिक्स होता है, दूसरा पोर्शन घूमता रहता है उसके ऊपर, और फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होती है उससे हमारी वेल्डिंग होती है। तो इसमें हमारा जॉब का सर्कुलर होना मस्ट है, यानी कंपलसरी है। तो सर्कुलर जॉब्स की ही हम फ्रिक्शन वेल्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ द नंबर ऑफ पासेस टू मेक अ वेल्डेड जॉइंट इज इंक्रीज हाउ विल इट अफेक्ट डिस्टॉर्शन। तो जो नंबर ऑफ पास हैं अगर उसको हम इंक्रीज कर दें तो डिस्टॉर्शन, जिसको हम विरूपण भी बोलते हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इट विल इंक्रीज डिस्टॉर्शन, इट विल डिक्रीज डिस्टॉर्शन, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन डिस्टॉर्शन, इट विल हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन डिस्टॉर्शन। तो जब नंबर ऑफ पासेस आप बढ़ा देते हैं तो आप उससे क्या होगा, हमारा जो डिस्टॉर्शन है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पास आप बढ़ा रहे हैं तो आपका जो वेल्डिंग का टाइम है एक पास में वो आप कम कर रहे हैं। इस वजह से आपका जो डिस्टॉर्शन या विरूपण है वेल्डिंग में वो आपका कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वन ऑफ द रीजन्स फॉर अवॉइडिंग द यूज ऑफ लॉन्ग आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग इज दैट इट इंक्रीज द ओपन सर्किट वोल्टेज, इट विल गिव लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ बेस मेटल, द जॉइंट विल डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग वेल्डिंग, इट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रोड्स। यानी अगर लॉन्ग आर्क आप यूज़ कर रहे हैं वेल्डिंग के टाइम पे तो उसको क्यों अवॉइड करना चाहिए। ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब आप आर्क स्टार्ट नहीं किए तब का वोल्टेज। तो ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। बी है, इट विल गिव लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ बेस मेटल। अगर आपकी लॉन्ग आर्क है तो उससे आपका बेस मेटल का फ्यूजन कम होगा, साथ ही आपकी स्पैटरिंग ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम लॉन्ग आर्क अवॉइड करते हैं। वेल्डिंग के लिए जो सबसे बेस्ट आर्क होती है वो होती है शॉर्ट आर्क, नहीं यूज करनी, लॉन्ग आर्क भी नहीं यूज करनी, एक होती सही आर्क, वही हमको यूज करनी होती है, जो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच का कैटेगरी है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो NCVT 2017 सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम में, आपका CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो आपके दोस्त हों जो वेल्डर ट्रेड से कर रहे हो ITI, उनसे आप शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।